Assalamu alaikum class 8. Welcome to the 12th lecture of social studies. I am your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. So we were studying chapter number 12, Pakistan's chronology 1970 to 2008. In the previous lecture we completed page number 96 and also we read page number 97. So in today's lecture, we're going to continue the reading from page number 98 and 99, and by reading these pages, we will complete the reading of this chapter. And then we'll do comprehension question number 6 and also the worksheet of this chapter, which you will solve on your booklets. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा कि न्यूक्लियर वेपन्स के का जब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आई इंडिया पाकिस्तान पे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, टेंशन इंक्रीज होगी दोनों कंट्रीज में, पॉलिटिकल तो चेंजेस हमने देखे साथ में ये कुछ देखा हमने चीज़ें, पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने देखा कि कारगिल वॉर के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने, ऑल दो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है आपकी इस चैप्टर में कारगिल वॉर पे, लेकिन हमने इसको डिस्कस किया था कारगिल वॉर पे। फिर हमने देखा मुशर्रफ कैसे गवर्नमेंट में आए थे, मुशर्रफ वो जो इंसिडेंट था हमने पूरा डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में, मुशर्रफ किस तरह गवर्नमेंट में आए। और उसके अलावा हमने देखा मुशर्रफ के टाइम पीरियड में क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट ने 3 इयर्स का डेडलाइन दी कि 3 साल में फिर से इलेक्शंस करवाएं। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था मुशर्रफ की टेन्योर में वो ये हुआ था कि 9/11 का जो अटैक हुआ था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो उसके ट्विन टावर्स थे, 2 टावर्स पे जो अटैक हुआ था, जो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था, उसका इफेक्ट हमने देखा। अब फर्दर हमने देखना है मुशर्रफ के टाइम पीरियड में और क्या क्या चीज़ें हुई थी, हमने आगे वहाँ से आज कंटिन्यू करना है। Okay, so this is the image of page number 98 in which we're going to study from the time from the year 2002 to 2007. ये political leaders के बारे में भी हम पढ़ेंगे, then ये picture भी discuss करेंगे आज के lecture में. And this is the image of page number 99 of your book, which contains only the 2 paragraph and this. ओके यस 2008 का पैराग्राफ है लास्ट 10 पेज, इसके साथ ही चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने पागे 2008 तक की ही पॉलिटिकल इवेंट्स देखने थे। एंड देन क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हम कर ही रहे हैं साथ साथ हर लेक्चर में। ओके 2002 to 7 फर्दर हम मुशर्रफ एरा को ही कंटिन्यू करने वाले कि क्या हुआ था। रूल ऑफ मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ द नॉमिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ मिलिट्री मैन एंड सिविलियंस, though technically not democratic, gave Pakistan 4 years of relative stability. ओके यहाँ पे बताया हुआ कि मुशर्रफ ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के थ्रू तो नहीं आए थे और मुशर्रफ की गवर्नमेंट भी इस तरह डेमोक्रेटिक नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे एक बात की हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें मिलिट्री मैन भी थे जो कि आर्मी के कुछ लोग भी थे और सिविलियंस भी थे उसमें। अब पॉइंट ये यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती क्या है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को शॉर्ट फॉर्म में एनएससी भी कहते हैं, जिसका पर्पस ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी मैटर्स को देखना, उन मैटर्स को बेसिकली डिस्कस करना, और इसके चेयरमैन जो करंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसको डील कर रहे होते हैं। सो इसमें नेशनल सिक्योरिटी और मैटर्स को और फॉरेन पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। सो ये बताया जा रहा है कि नॉमिनेट हुए थे इसमें मिलिट्री मैन भी बहुत से आए, आर्मी मिलिट्री मैन मतलब आर्मी से कुछ लोग भी इसमें नॉमिनेट हुए और कुछ सिविलियंस, कुछ आम लोग भी नॉमिनेट हुए थे। फिर भी इससे डेमोक्रेसी तो नहीं आ गई वही चीज़, क्योंकि मुशर्रफ खुद डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं आए थे, कोई वोटिंग और इलेक्शंस के थ्रू नहीं आए थे, लेकिन फिर भी इससे 4 साल की एक स्टेबिलिटी मिल गई थी कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स थोड़ी सी स्टेबल हो सके। उसके साथ साथ इलेक्शंस हुए देन अक्टूबर 2002 में, और फिर इसमें 2 कंडीशंस एक तो सेट कर दी गई थी। सबसे पहली कि वोटिंग एज 18 ईयर्स होगी, मस्ट हो, जो लोग वोट कर रहे हैं उनकी एज 18 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए, 18 ईयर्स या उससे बड़ी एज के लोग वोट कर सकते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन वो सेट फॉर कैंडिडेट्स, ये कंडीशन थी वो कैंडिडेट्स की जो इलेक्शन लड़ रहे थे कि उनका ग्रेजुएट होना जरूरी है, कि उनकी 14 ईयर एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप एक इलेक्शन के लिए खड़े हो तो आपको एजुकेटेड होना, आपकी ग्रेजुएशन होना, 14 ईयर एजुकेशन होना वो बहुत जरूरी है। ये 2 कंडीशन इस तरह से सेट कर दी गई थी, एक वोटर्स के लिए और एक इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स पार्ट ले रहे थे उनके लिए। उसके बाद इलेक्शंस हुए, मीर जफरुल्लाह खान जमाली जो थे प्राइम मिनिस्टर न्यू इलेक्ट हुए थे। एंड दिस इज द इमेज ऑफ मीर जफरुल्लाह खान जमाली फ्रॉम योर बुक। सो ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे, और लेकिन मीर जफरुल्लाह खान जमाली ने जून 2004 में रिजाइन कर दिया था। और फिर उसके बाद आए थे चौधरी शुजात हुसैन, जो प्रॉबली आई थिंक 2 मंथ्स के लिए मैक्सिमम बने होंगे प्राइम मिनिस्टर, टेम्प्रेरी बेसिस पे बने थे कि जब तक दूसरे इलेक्शंस नहीं हो जाते
कोई और इलेक्ट नहीं हो जाता तो टेम्पररी बेसिस पर थोड़े टाइम के लिए। ये जस्ट चौधरी शुजात हुसैन बने थे प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम कहते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और टेम्पररी बेसिस पे, तो ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट वही फर्दर कंटिन्यू हो रहा है 2002 to 7। शौकत अजीज वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन अगस्त 2004। अगस्त 2004 में अगेन इलेक्शंस हुए थे। इसी तरह से जो अभी हमने बात की थी जून 2004 में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था तो इलेक्शंस तो होने ही थे। तो उसमें चौधरी शुजात हुसैन थोड़े टाइम के लिए बने, लेकिन उसके बाद जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए इलेक्शंस के बाद वो कौन थे? शौकत अजीज। और इलेक्शंस कब हुए? अगस्त 2004 में। ठीक है। और जो शौकत अजीज ने जो था कंटिन्यू किया था अपनी पोस्ट को, मतलब 4 साल अपने पूरे किए थे नवंबर 2007 तक। ठीक है। व्हेन द नेशनल असेंबली वाज डिसॉल्व्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 ईयर टर्म। 5 साल बाद जो नेशनल असेंबली ने अपना टाइम पीरियड पूरा किया था, उसके बाद ही इन्होंने जो थी अपनी पोस्ट छोड़ी थी, वरना उससे पहले इन्होंने रिजाइन नहीं किया था या सच कोई इशू नहीं आया था। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा था कि नेशनल असेंबली ने अपना जो टाइम पीरियड था, जो कि यूजुअली डेमोक्रेसी में टाइम पीरियड होता है, खैर 5 साल बाद इलेक्शन कराए जाते हैं, तो वो जो था टाइम पीरियड अपना पूरा किया था नेशनल असेंबली ने। तो ये ऐसा पहली दफा हुआ था कि ये कंप्लीट हुआ था, नेशनल असेंबली ने अपना 5 ईयर का टाइम पीरियड पूरा किया था। इट हैपेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल मुशर्रफ। एक तरह से मुशर्रफ की अचीवमेंट ही थी कि उन्होंने अपने एक नेशनल असेंबली की जो टेन्योर था, टाइम पीरियड था, उसको पूरा किया, पूरा कराया, और कोई ऐसा इशू नहीं हुआ था किसी को रिजाइन करना पड़े। फिर अक्टूबर 2007 में इलेक्शंस हुए, ही वाज री इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और इस तरह से मुशर्रफ अगेन जो थे 2007 में जो यस हम अक्टूबर 2007 में यस मुशर्रफ अगेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। पाकिस्तान इकोनॉमी स्टडीली इम्प्रूव ड्यू टू स्टेबिलिटी, और ये भी एक मुशर्रफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बेहतर होती जा रही थी। और क्यों बेहतर हो रही थी? एक बहुत बड़ी रीज़न कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी हमारी गवर्नमेंट में। और जब पॉलिटिक्स के मैटर एक तरह से अच्छे से चलते हैं तो फिर ये मतलब ये जनरली है कि फिर इकोनॉमी भी बेहतर होती जाती है और सारी कंट्री की सिचुएशन बेहतर होती जाती है, हमारी कंट्री की कंडीशन मजीद बेहतर हो जाती है। तो हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे काफ़ी इंप्रूव हुई थी मुशर्रफ के टाइम पीरियड के दौरान। उसके अलावा द डेब्ट्स, जो कर्जे थे वो काफी कम हो गए थे, और ग्रोथ रेट जो था हमारी इकोनॉमी का वो काफी बढ़ गया था। ओके, सो फर्दर वही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे 2002 to 7 के, वही देख रहे हैं अब इन सालों में क्या क्या इवेंट्स हुए यहाँ पे। अच्छा, हाउ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन इन 2008 हैज आल्सो अफेक्टेड पाकिस्तान। यहाँ पे बताया हुआ है इकोनॉमिक रिसेशन। सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिसेशन, अब सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है? रिसेशन होता है, इकोनॉमिक रिसेशन बेसिकली कहते हैं टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम से रुक जाना, बहुत इकोनॉमी डाउन हो जाना। तो बेसिकली इकोनॉमिक रिसेशन ये पूरे वर्ल्ड में आया था, हर कंट्री में, मोस्टली यूएसए से स्टार्ट हुआ था, उनकी इकोनॉमी डाउन होना स्टार्ट हुई थी इस टाइम पे, और देन आगे चलते चलते पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ा था, ट्रेड पे इफेक्ट पड़ा इससे, इकोनॉमी डाउन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, फंड्स खत्म हो गए कंट्रीज के। तो एक ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन था, पूरे वर्ल्ड में 2008 में आया था। और इसके बाद अगर अब इकोनॉमिक रिसेशन की बात करें तो इसमें कि कोविड-19 की वजह से 2020 में जरूर आया है कि जब सब लॉकडाउन हुआ तो हर तरह की एक्टिविटीज बंद हुई, ट्रेड खत्म, मतलब ट्रेड रुक गई, और सारे जो बिजनेस थे, इंडस्ट्रीज थी, वो सब बंद हो गई। कोई जब काम ही नहीं हो रहा था तो पैसे कहाँ से आने थे, इकोनॉमी कहाँ से ग्रो करनी थी। तो कोविड-19 की वजह से भी इकोनॉमिक रिसेशन आया पूरे वर्ल्ड में, मोस्टली हर कंट्री अफेक्ट हुई है, पाकिस्तान भी अफेक्ट हुआ है, बहुत सी कंट्रीज अफेक्ट हुई हैं। लेकिन उस टाइम पे इकोनॉमिक रिसेशन, ये बहुत बड़ा एक रिसेशन था इकोनॉमी का, पूरे वर्ल्ड पे आया था 2008 में, और इसकी वजह से पाकिस्तान भी अफेक्ट हुआ था, पाकिस्तान में भी काफी हद तक अफेक्ट पड़ा था। लेकिन उस टाइम पे कोशिश की गई थी रिकवर करने की, लेकिन हाँ अफेक्ट जरूर पड़ा था। उसके बाद 2007 में जो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था पाकिस्तान में, अ सीरीज ऑफ डिसीजन एंड इवेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिशरी मेड द मुशर्रफ गवर्नमेंट अनपॉपुलर। एक मुशर्रफ गवर्नमेंट का एक तरह से कह सकते हैं डिक्लाइन एक स्टार्ट हुआ था 2007 में। कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी से रिलेटेड, कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट के लोग बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गए थे। और सबसे बड़ा तो इवेंट ये जुडिशरी की वजह से हुआ था। तो क्या था, मुशर्रफ ने कुछ जजेस को हटा दिया था। सबसे पहले तो एक जो सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त, इफ्तिखार चौधरी, उनको हटाया था उनको। और उस वक्त जो था मार्च 2007 में, और उनको हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने के बाद इफ्तिखार चौधरी को,
पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। प्रोटेस्ट मींस एहतजाज, एहतजाज स्टार्ट हो गया था, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जो कि लॉयर्स ने किया था, और एक साल से ज्यादा ये एहतजाज चलते रहे थे कि ये कहा गया था कि जुडिशरी को पूरा, जजेस को, जुडिशरी को पूरा राइट है कि वो डिसीजन लें और इंडिपेंडेंट डिसीजन लें, किसी इन्फ्लुएंस में ना लें। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो डजेंट मीन के उसके साथ उसको फेवर किया जाएगा। तो इस प्रोटेस्ट का मकसद ये था कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया जाए, कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ना आर्मी का कोई इन्फ्लुएंस हो, ना कोई गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस हो। तो इस चीज के लिए ये जो था प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और एक साल से ज्यादा चलता रहा था। जो जजेस को हटाया गया था उस पे, और उसके बाद बहुत से और जजेस को हटाया गया था। स्टार्ट हुआ था इफ्तिखार चौधरी को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाने से, देन फिर फर्दर बहुत से जजेस को हटाया गया था जिन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं माने थे उस टाइम पे। तो सब लॉयर्स और सब जजेस ने स्टैंड लिया था उनके खिलाफ कि ये गलत है ये चीज और इस तरह से नहीं होना चाहिए। पूरी कंट्री में इस तरह से स्टार्ट हो गए थे प्रोटेस्ट, और उसकी वजह से ये खैर एक बहुत बड़ा इवेंट था। और देन फाइनली ये हुआ था कि जजेस को वापस, जिनको हटाया गया था उनको रीइंस्टेट कर दिया गया था वापस उनकी पोस्ट पे। जैसे इफ्तिखार चौधरी को वापस उनकी पोस्ट पे आ गए थे वो वापस अपनी पोस्ट पे। तो खैर ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था मुशर्रफ के एरा के दौरान। उसके बाद साइनिंग ऑफ दी नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO। अब सबसे पहले तो NRO क्या होता है, इसमें अब 3 वर्ड्स है, नेशनल, देन सेकंड रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन होता है द रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, के एक अच्छे ताल्लुकात और बाहिनी जो एक अच्छे रिलेशंस होते हैं उनको वापस लाना, रिस्टोर करना। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस एक तरह से कह सकते हो एक लॉ या एक ऑर्डर, जो एक अपर अथॉरिटी की तरफ से एक ऑर्डर आता है, या कोई लॉ तो वैसे नहीं कहेंगे यहाँ पे, ऑथोरेटिव ऑर्डर ही कह सकते हैं इसको, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस को, जिसको NRO कहा जाता है। तो NRO साइन करके दिया गया था 2 लीडर्स को, नवाज शरीफ को और बेनजीर भुट्टो को। नवाज शरीफ फ्रॉम PMLN और बेनजीर भुट्टो फ्रॉम PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अक्टूबर 2007 में ये हुआ था। उनको एक तरह से माफी दे दी गई थी, और वो जो एग्जाइल में थे दोनों लीडर्स वो वापस आ गए थे फिर, और वापस आए थे। तो उस वक्त इलेक्शंस स्केड्यूल हुए थे जनवरी 2008 में। तो वापस आए थे इलेक्शंस अपने लड़ने के लिए भी, इलेक्शंस में खड़े होने के लिए भी। तो वापस आए थे क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से माफी मिल गई थी कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट वैसे इतना डिक्लाइन में जा रही थी। तो उस टाइम पे फिर मुशर्रफ ने अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को बेहतर करने के लिए इन दोनों लीडर्स को माफी दे दी थी। और फिर NRO देने के बाद उनको वापस एक ऑर्डर, बेसिकली वही चीज मैं बताऊंगी आपको कि एक ऑर्डर था एक तरह से जिसके थ्रू इन लीडर्स को माफी मिल गई थी, जो जो भी इन पे इल्जाम लगे थे, और उनको फिर एग्जाइल से वापस ये लोग फिर वापस आ गए थे इस तरह से। ओके, तो जनवरी 2008 में इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन के लिए वापस आए थे बेसिकली। ओके, सो फर्दर वही कंटिन्यू हो रहा है। नवाज शरीफ वापस आए थे 26 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में वापस आए थे। और कहाँ से वापस आए थे? सऊदी अरेबिया से। ठीक है, हमने जब लेक्चर्स में नवाज शरीफ से रिलेटेड पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि सऊदी अरेबिया चले गए थे और नवाज शरीफ वहां से फिर वापस आए थे 26 नवंबर 2007 को। ये डेट्स आपने याद करनी है इनकी एग्जाइल्स की, कब वापस आए थे इस तरह से। नेक्स्ट, बेनजीर भुट्टो वापस आई थी 18 अक्टूबर 2007 में। एक बहुत अच्छा, एक बहुत पुरजोश वेलकम उनका किया गया था। बट हर प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को, केम अंडर अ बॉम्ब अटैक। लेकिन हुआ क्या था, जब वो वापस आई थी तो जुलूस जो था उस पे उन पे एक बॉम्ब अटैक हुआ था उन लोगों पे, जो कि बहुत सिवियर अटैक था, कोई छोटा अटैक नहीं था। एक तरह से बेनजीर भुट्टो को मारने की कोशिश थी लेकिन वो बच गई थी उस अटैक में। लेकिन उनके वो तो बच गए, लेकिन 160 उनके जो सपोर्टर्स थे वो मारे गए थे और कई 100 लोग जख्मी हुए थे। बहुत बड़ा अटैक था। तो 160 लोग कोई कम नहीं होते, एक बॉम्ब अटैक में इतने लोग मारे गए थे उस वक्त। फिर लेकिन वहां तो बच गई 18 अक्टूबर 2007 को। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 27 दिसंबर 2007 बेनजीर भुट्टो वाज ट्रेजिकली किल्ड व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम एन इलेक्शन रैली इन रावलपिंडी। फिर फाइनली 27 दिसंबर 2007 को इलेक्शंस में कुछ ही दिन रह गए थे। बेनजीर भुट्टो एक इलेक्शन रैली में थी रावलपिंडी में, आई थिंक लियाकत बाग में। लियाकत बाग नेम था रावलपिंडी का। वहां पे इनका जो था खिताब था, जलसा था, वहां पे थी ये। और जब वापस आ रही थी तो उनपे एक जुलूस में से किसी ने जो था फायर कर दिया था, शॉट कर दिया था, उनको गोली लगी थी और उनकी उस गोली की वजह से 27 दिसंबर 2007 को डेथ हो गई थी। और ये डेथ उनकी जो थी पूरी कंट्री और पूरे वर्ल्ड के लिए एक शॉक थी कि इतने सालों बाद एक तो कंट्री में वापस आई अपनी, और वापस आने के बाद उनपे दूसरा हमला हुआ। ये पहले हमले में सर्वाइव कर गई, दूसरे हमले में उनकी डेथ हो गई थी। पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि बेनजीर भुट्टो कोई आम लीडर नहीं थी, बहुत बड़ी लीडर थी। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाई थी इस कंट्री के लिए।
ओके, बेनजीर भुट्टो रिटर्न टू पाकिस्तान अक्टूबर 2007। ये इमेज है आपकी बुक में पेज नंबर 98 पे के लास्ट पे। इस इमेज में दिखाया हुआ जब बेनजीर भुट्टो वापस आई थी अक्टूबर 2007 में, तो तब ये जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे और बहुत आवाम यहाँ पे मौजूद थी, तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, साथ में बहुत से लोग खड़े। पिक्चर आप अपनी बुक से देखिएगा, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सी ब्लर लग रही हो, लेकिन अपनी बुक से ज़रूर देखिएगा। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ खड़े हैं जो उनके इस्तकबाल के लिए आए थे, और इस तरह बहुत सी अवाम भी यहाँ मौजूद थी, बहुत लोग गए थे। बेनजीर भुट्टो का तो एक वेलकम, एक बहुत शानदार वेलकम था जब वो कंट्री में वापस आई थी यहाँ पे। ओके, पेज नंबर 99 2008 इलेक्शंस के बारे में अब हमने देखना है यहाँ पे। इलेक्शंस 2008 जनवरी में होने थे, लेकिन फिर एक मंथ पोस्टपोन्ड हुए थे और हुए थे फिर फरवरी 2008 में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत एक बड़ी मेजोरिटी के साथ इलेक्शंस को विन कर लिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और फिर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने थे सैयद यूसुफ रजा गिलानी। ये उनकी पिक्चर है सैयद यूसुफ रजा गिलानी की। उसके बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भी फिर फाइनली आके रिजाइन कर दिया था अगस्त 2008 में, इलेक्शंस के कुछ मंथ्स बाद ही। उसके बाद फिर जो था न्यू प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए थे, और प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए थे आसिफ अली जरदारी, जो कि बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी थे। तो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे एंड वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन सितंबर 2008। सितंबर 2008 में इलेक्शंस हुए थे इनके प्रेसिडेंट के, तो उसमें आसिफ अली जरदारी इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट, और यस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए थे। उसके बाद यहाँ तक हमारी बुक में कंप्लीट हो गई है पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसके बाद फर्दर ये आसिफ पीपीपी की जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट थी जिसने अपने 4 के 5 साल का जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट किया था, और एक पूरी जो थी टाइम पीरियड अपना नेशनल असेंबली ने भी कंप्लीट किया था। उसके बाद इलेक्शंस हुए थे, फिर नवाज शरीफ आए थे। उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने की गवर्नमेंट ने भी अपना टाइम पीरियड पूरा किया था, जितना होता है, कोई इशू नहीं आया था। उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए थे, तो इमरान खान आए 2018 में, और अब उनकी गवर्नमेंट अब फर्दर चल रही है इमरान खान की। इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए थे, उनके टाइम पे डिफरेंट प्रेसिडेंट्स थे इसी तरह से। सो by the reading of this topic we have completed the reading of this chapter. ओके, नाउ इट्स टाइम टू डू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था 5 नहीं करना, और एक और चीज हमने 3 भी नहीं करना है, 3 भी हम ओमिट कर रहे हैं क्वेश्चन को। सो जो क्वेश्चन अब रह गया क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, जो आज हमने लेक्चर में करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कर चुके हैं, और जो अब रह गया और जो हमने लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का अभी के लिए करना है इस चैप्टर में, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। हम 3 भी ओमिट कर रहे हैं और 5 भी मैंने आपको बताया था ओमिट है। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड जनरल मुशर्रफ केम टू पावर। इसके भी 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द जनरल मुशर्रफ, मतलब है तो क्वेश्चन जनरल मुशर्रफ के इससे रिलेटेड ही। फर्स्ट पार्ट में हमने बताने में जनरल मुशर्रफ कैसे आए थे पावर में, एंड सेकेंड पार्ट व्हाट इंपॉर्टेंट इवेंट्स मार्क्ड हिज गवर्नमेंट 1998 टू 2008। यस, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो इनकी गवर्नमेंट में इनके टाइम पीरियड के दौरान हुए थे। सो पहले फर्स्ट पार्ट का आप आंसर करेंगे, जिसके लिए आप फर्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बताना है कि कैसे मुशर्रफ पावर में आए थे, और वो वही चीज थी कि वो श्रीलंका से वापस पाकिस्तान आ रहे थे, फ्लाइट में थे, और बहुत से उनके साथ आर्मी स्टाफ भी था। देन नवाज शरीफ ने ऑर्डर कर दिया था यहाँ से कि वो प्लेन पाकिस्तान में कहीं भी लैंड नहीं करना चाहिए, चाहे फ्यूल भी खत्म हो जाए। तो फिर लेकिन आर्मी ने मुशर्रफ का साथ दिया था, और जो आर्मी स्टाफ था उन्होंने सपोर्ट किया था, और जो प्लेन था वो लैंड भी किया था पाकिस्तान में। और उसके बाद मुशर्रफ ने पाकिस्तान आते ही जो था नवाज शरीफ को हटा दिया था, और इस तरह से मुशर्रफ जो थे पावर में आए थे, और उन्होंने चार्ज संभाला था प्रेसिडेंट का बाद में। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में इस चीज को एक्सप्लेन करना है, इस फर्स्ट पार्ट को। ओके, देन सेकंड पैराग्राफ, सेकंड आपका जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट, कि परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो बताने। बहुत सारे हुए थे, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था वो तो ऑब्वियसली 9/11 का अटैक था, जो कि पूरे वर्ल्ड पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था, और भी बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक। तो आप जनरल से बताओगे 2-3 लाइंस में, हम क्योंकि हमारी बुक में इस अटैक की बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, आपको जितना हमने डिस्कस किया है एक छोटा सा पैराग्राफ बना लो, एक छोटा सा पॉइंट बना लो, आपकी चॉइस है। तो आप इसको 2-3 लाइंस में बता दो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पे अटैक था ये, और 9 सितंबर 2001 में हुआ था ये अटैक न्यूयॉर्क में।
और बहुत से लोग इसमें मारे गए थे, टेररिस्ट अटैक था ये। ओके, तो इस तरह से बताना है। देन सेकंड, नेशन वाइड प्रोटेस्ट बाय लॉयर्स, वही चीज़ के लॉयर्स ने जो एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था लॉयर्स की तरफ से जुडिशरी के मैटर्स पे, तो अब ये तो आज ही के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, वो बताना है आपने। इसको भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आप जनरल सा बताओ। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑब्वियसली लेक्चर में, लेकिन बुक में बहुत एक्सप्लेनेशन है और आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत लंबा हो जाएगा। सो टू द पॉइंट बात करें यहाँ पे भी। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट इवेंट था वो एनआरओ था, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के एनआरओ एक ऑर्डर दिया गया था, और जो उनकी सॉरी जो दो लीडर्स थे नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, वो कंट्री में एग्जाइल से वापस आई थी एनआरओ की साइनिंग के बाद, तो आपने ये बताना है। ठीक है, इसमें देन लास्ट एक इंपॉर्टेंट इवेंट 2007 में जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था वो डेथ था बेनजीर भुट्टो का, तो आपने इसी तरह से बेनजीर भुट्टो की डेथ को डिस्कस करना है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो लेंथी भी हो जाएगा, मुश्किल भी हो जाएगा। सो क्योंकि इसमें पॉइंट्स ज्यादा हैं तो आप छोटे छोटे से पॉइंट्स बना लो, टू द पॉइंट बात करो, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना एक्सप्लेन करो, दैट विल बी इनफ। यस, इतना काफी होगा मुशर्रफ की गवर्नमेंट से रिलेटेड। ओके क्लास, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गया। सो इट्स टाइम टू डू द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। वर्कशीट आपने अपनी बुकलेट से करनी है। सॉल्व चैप्टर नंबर 12 पाकिस्तान क्रोनोलॉजी। बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। फर्स्ट वन इज अबाउट द गिव शॉर्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। 7 शॉर्ट आंसर्स हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में एनसर्कल द राइट आंसर। एमसीक्यूज हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को एनसर्कल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 गिव शॉर्ट आंसर, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। आप लोगों को सॉल्व करना आता है, बस आपने कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं, और क्वेश्चंस भी बहुत इजी, इतने मुश्किल नहीं है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे व्हेन डिड बांग्लादेश केम इनटू पावर, बांग्लादेश पावर में कब आया था वो आपको पता है कि कब आया था, हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, जो सिविल वॉर हुई थी उसके बाद। आपने बस डेट बतानी है यहाँ पे। हाउ मेनी टाइम्स डिड बेनजीर भुट्टो बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ये भी आप लोगों को पता है बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा बनी थी, तो आपने वो लिखना है। देन व्हेन डिड, सिर्फ वो नंबर लिखना है। यस, व्हेन डिड जुल्फिकार अली भुट्टो बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जब प्राइम मिनिस्टर, ये चीज याद रखें, जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट भी बने हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। पहले वो प्रेसिडेंट बने थे, फिर उसके 2 साल बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो आपने वो डेट लिखी, वो ईयर लिखना है जब जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने थे, जस्ट वो ईयर आपने लिखना है। हाउ लॉन्ग डिड जनरल जियाउल हक रूल पाकिस्तान, गिव द डेट्स। आपने जस्ट ईयर बताना है, कब से कब तक उन्होंने जो था रूल किया था, उनके किस ईयर में वो आए थे और किस ईयर में उनका जो रूल था वो खत्म हुआ था जनरल जियाउल हक का, आपने ये बताना है यहाँ पे। तो गिव द डेट्स में पूरी डेट्स तो ऑब्वियसली मेंशन भी आई डोंट थिंक होंगी लेक्चर में, आपने सिर्फ ईयर लिखना है वो। हुज गवर्नमेंट केम टू एन एंड व्हेन जनरल परवेज मुशर्रफ टुक ओवर, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पावर में आए थे तो किसकी गवर्नमेंट खत्म हुई थी, तो जस्ट आपने वो एक नेम बताना है, और वो आप लोग को पता है किसकी गवर्नमेंट, अभी हमने क्वेश्चन में भी ऊपर डिस्कस किया कैसे गवर्नमेंट खत्म हुई थी और जनरल परवेज मुशर्रफ पावर में आए थे, तो वो जस्ट उस लीडर का, पॉलिटिकल लीडर का नेम लिखना है आपने। व्हाट मेजर इंटरनेशनल इवेंट टुक प्लेस इन सितंबर 2001, और सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट आप जो हुआ था वो आप लोग को पता है और आपने वो बताना है यहाँ पे कौन सा इवेंट हुआ था। बहुत सारे तो हमने पढ़े, अभी हमने इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी डिस्कस किए ऊपर के अभी कॉम्प्रिहेंशन में, जो उसमें इंटरनेशनल इवेंट था वो आपने उसका नेम लिखना है इधर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 27 दिसंबर 2007, ये सबको ही पता है कि 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की डेथ हुई थी, तो आपने वही लिखना है, और कंप्लीट सेंटेंसेस हो, प्रॉपर सेंटेंसेस स्ट्रक्चर हो, इस चीज का ख्याल रखना है आप सबने। ओके ओके, देन वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 2 इन सर्कल द राइट आंसर, इन सर्कल करना है आप लोग ने। रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान इन डैश, उसको सर्कल करना है, और इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करना है। जब यहाँ पे इन सर्कल लिखा है तो आपने भी इन सर्कल ही करना है, किसी ने टिक नहीं करना। ओके, बेनजीर भुट्टो रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम एग्जाइल इन, एग्जाइल किस कंट्री में थी वो, और तो वहां से कब, मतलब किस कंट्री के एग्जाइल से वो पाकिस्तान वापस आई थी, तो आपने उस कंट्री को सर्कल करना है। पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब इन डैश, कब टेस्ट किए थे, कहाँ टेस्ट किए थे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब। देन इन 2008 इलेक्शंस द पीपीपी वॉन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट विद डैश एज प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे केयरफुली आपने मेंशन करना है, सर्कल करना है उन पॉलिटिकल लीडर का नेम जो प्राइम मिनिस्टर बने थे। देन जनरल परवेज मुशर्रफ केम इनटू पावर इन, जनरल परवेज मुशर्रफ पावर में कब आए थे, ये भी एक्जैक्टली मेंशन है चैप्टर में, तो आप लोगों ने वो लिखना है यहाँ पे। ओके, so finally class, this is our today's lecture. It is your diary to do question number 6 of chapter number 12 on your journals. Okay, also solve worksheet of chapter number 12 on your booklets, and by doing this we have completed the chapter number 12. So that's all for now. Thank you everyone, take care of yourselves. Allah Hafiz.